स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। हिमालयन मैगपीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कश्मीर से म्यांमार तक पहाड़ी परिदृश्यों में पाए जाते हैं और पक्षियों के कोविडे परिवार से संबंधित हैं। 2. इन्हें आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कॉविडे परिवार और मैगपीज पक्षियों के कॉविडे परिवार से संबंधित है, जिनमें कौवे, जैस और काले कौवे शामिल हैं, अतः कथन 1 सही है। आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में हिमालय मैगपीज को कम संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। कॉर्विड्स को आमतौर पर शोर मचाने वाले जिज्ञासु पक्षी माना जाता है, जो विश्व भर की लोक कथाओं में अक्सर अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संकेतों से जुड़े होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा क्षेत्र में चंबल नदी के तट पर स्थित है। 2. यह विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास है, जिनमें चित्तीदार हिरण, नीला बैल, मोर, जंगली सुअर आदि शामिल हैं। 3. इसमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, जिनमें करधई वृक्ष, सागौन, पलाश और खैर आदि के घने वृक्षारोपण हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओरछा वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और यह एक बड़े वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में बेतवा नदी के पास स्थित है, जो इस अभयारण्य के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में योगदान देती है, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का आवास स्थल है, जिनमें चित्तीदार हिरण, ब्लू बुल, मोर, जंगली सुअर, बंदर, सियाल, नीलगाय, स्लॉथ, भालू और विभिन्न पक्षी प्रजातियां शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। इसमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। इस अभयारण्य में धावा, करधई, सागौन, पलाश और खैर के घने वृक्ष हैं, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता एवं प्राकृतिक वातावरण में योगदान करते हैं, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है, जिसके कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है। कथन 2, थैलेसीमिया के कारण शरीर के अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थैलेसीमिया यह एक वंशानुगत रक्त विकार है, जिसके कारण शरीर में सामान्य से कम हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है, अतः कथन 1 सही है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन ले जाने में सक्षम बनाता है। थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम हो जाता है और शरीर के अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है, अतः कथन 2 सही है। थैलेसीमिया के कुछ सामान्य लक्षणों में एनीमिया, थकान, बढ़े हुए यकृत और प्लीहा, विकास में कमी, कंकाल की विकृति, पैर के अल्सर और संक्रमण, हेमोलिटिक फेशियल, बार बार रक्त चढ़ाना और आयरन की अधिकता शामिल है। इसलिए विकल्प बी सही है, क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, EACPM भारत सरकार को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित एक वैधानिक निकाय है। 2, नीति आयोग EACPM के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। 3, EACPM की नियुक्ति हर 3 साल में की जाती है तथा इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद यानी EACPM एक गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक स्वतंत्र निकाय है, जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए गठित की गई है, अतः कथन 1 सही नहीं है। प्रशासनिक, लॉजिस्टिक, योजना और बजटिंग उद्देश्यों के लिए नीति आयोग
EAC-PM के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 2 सही है। EAC-PM के सदस्यों और कर्मचारियों की सटीक संख्या की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 2023 में भारत EFTA व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा। 2. EFTA में नॉर्वे भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। 3. भारत EFTA में पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को शामिल करने पर सहमत हो गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 2, B केवल 2 और 3, C केवल 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA देशों से आयात $20.45 बिलियन और निर्यात केवल $1.87 बिलियन के साथ भारत को वर्ष 2023 में ब्लॉक के साथ $18.58 बिलियन का भारी व्यापार घाटा हुआ था, अतः कथन 1 सही नहीं है। EFTA में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा भागीदार है। भारत एशिया में इसका चौथा सबसे बड़ा और दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, अतः कथन 2 सही नहीं है। भारत पर्यावरण और श्रम जैसे मुद्दों को शामिल करने पर सहमत हो गया है, जिन्हें वह पारंपरिक रूप से व्यापार समझौतों में शामिल करने का विरोध करता रहा है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पॉक्सो अधिनियम 2012 बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 के लिए भारत के समर्थन के रूप में अधिनियमित किया गया था। 2. इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन आक्रमणों, यौन उत्पीड़न तथा अश्लीलता से बचाना है। 3. पॉक्सो अधिनियम 2012 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012। 14 नवंबर 2012 को पॉक्सो अधिनियम 2012 लागू किया गया, जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1992 के लिए भारत के समर्थन के रूप में अधिनियमित किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन आक्रमणों, यौन उत्पीड़न तथा अश्लीलता से बचाना है, साथ ही ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना है, अतः कथन 2 सही है। पॉक्सो अधिनियम 2012 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत की शैलियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. ठुमरी पूर्वी भारत में गायन की एक अद्भुत और कामुक शैली है। 2. टप्पा का विकास उत्तर पश्चिम भारत की ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुआ है। 3. गजल विरह की पीड़ा तथा प्रेम की सुंदरता दोनों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हिंदुस्तानी संगीत की शैलियां। ठुमरी उत्तर भारत में गायन की एक अद्भुत और कामुक शैली है। यह भक्ति आंदोलन से प्रेरित भक्ति साहित्य पर आधारित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। टप्पा का विकास 18वीं शताब्दी के अंत में उत्तर पश्चिम भारत के ऊंट सवारों के लोकगीतों से हुआ था, अतः कथन 2 सही है। गजल विरह की पीड़ा तथा प्रेम की सुंदरता दोनों की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, अतः कथन 3 सही है। गजल कभी भी दोहे से अधिक लंबी नहीं होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निजीकरण में इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण एक निजी मालिक को हस्तांतरित कर दिया जाता है। 2. एक रणनीतिक बिक्री तब होती है जब सरकार इक्विटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एक खरीदार को बेचती है, लेकिन प्रबंधकीय नियंत्रण बरकरार रखती है। 3. निगमीकरण में लाभ के उद्देश्य से सरकारी इकाइयों को व्यावसायिक आधार पर पुनर्गठित करना शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 2 और 3, B केवल 2, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम। निजीकरण एक व्यापक शब्द है जहां इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण एक निजी मालिक को हस्तांतरित कर दिया जाता है, अतः कथन 1 सही है। एक रणनीतिक बिक्री तब होती है जब सरकार किसी एकल खरीदार को इक्विटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बेचती है और प्रबंधन नियंत्रण उस खरीदार को सौंप दिया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। निगमीकरण में लाभ के उद्देश्य से सरकारी इकाइयों को व्यावसायिक आधार पर पुनर्गठित करना शामिल है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, जंगली पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी CMS के COP14 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
इससे प्रवासी प्रजातियों के लिए समरकंद रणनीतिक योजना की स्थापना हुई। 2. इसने प्रवासी प्रजातियों पर प्रकाश प्रदूषण के प्रभावों को संबोधित करते हुए नए वैश्विक दिशा निर्देश पेश किए। 3. COP14 ने रेंज राज्यों के बीच प्रवासी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए पश्चिम एशियाई पूर्वी अफ्रीकी फ्लाईवे पर एक समझौता हासिल किया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जंगली पशुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर COP14 के प्रमुख परिणामों में से एक प्रवासी प्रजातियों के लिए समरकंद रणनीतिक योजना की स्थापना थी। यह वर्ष 2024 से 2032 की अवधि के लिए संरक्षण लक्ष्यों और रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करती है, अतः कथन 1 सही है। COP14 ने प्रवासी प्रजातियों पर प्रकाश प्रदूषण के प्रभावों को संबोधित करते हुए नए वैश्विक दिशा निर्देश पेश किए, अतः कथन 2 सही है। COP14 ने प्रवासी पक्षियों के 30 रेंज वाले राज्यों को कवर करने वाले मध्य एशियाई फ्लाईवे पर एक समझौता किया। इसका उद्देश्य मध्य एशियाई फ्लाईवे के साथ प्रवासी पक्षी प्रजातियों के संरक्षण में रेंज राज्यों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधाजनक बनाना है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत नेपाल चीन सीमा पर स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी भारत द्वारा प्रशासित है। 2. सुगौली की संधि 1816 में अनुच्छेद 5 के आधार पर काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल के शासकों की संप्रभुता से छीन लिया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत नेपाल सीमा विवाद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल चीन त्रिकोणीय जंक्शन पर स्थित लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी पर भारत का प्रशासन है, लेकिन इन पर नेपाल अपना दावा करता है, अतः कथन 1 सही है। 1814 से 16 के आंग्ल नेपाल युद्ध के अंत में सुगौली की संधि के परिणाम स्वरूप नेपाल को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ा। सुगौली की संधि 1816 में अनुच्छेद 5 के आधार पर काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल के शासकों की संप्रभुता से छीन लिया गया था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि का केंद्र बिंदु है। 2. पंचेश्वर मुख्य बांध नेपाल में काली गंडकी नदी पर प्रस्तावित है। 3. पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में बाढ़ नियंत्रण करना है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना फरवरी 1996 में भारत और नेपाल के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि का केंद्र बिंदु है, अतः कथन 1 सही है। पंचेश्वर मुख्य बांध नेपाल में महाकाली नदी पर प्रस्तावित है, जहां नदी नेपाल के सुदूर पश्चिमी विकास क्षेत्र और भारत में उत्तराखंड राज्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत और नेपाल में ऊर्जा उत्पादन तथा सिंचाई को बढ़ावा देना है, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुशल बाजार परिकल्पना को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ए, यह सुझाव देता है कि बाजार हमेशा पूरी तरह से कुशल होते हैं तथा सभी उपलब्ध सूचनाओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। बी, इसका तात्पर्य है कि निवेशकों के तर्कहीन व्यवहार के कारण बाजार अक्षम है। 3, इसका मानना है कि उपलब्ध जानकारी का उपयोग करके बाजार से निरंतर बेहतर प्रदर्शन करना असंभव है। डी, यह दावा करता है कि बाजार की कीमतें पूरी तरह से आपूर्ति एवं मांग की गतिशीलता से निर्धारित होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।